आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विकास सेठी साहब, राजेश पालिया साहब, दोनों का किया जाए स्वागत बिगुल के बाद। सेठी साहब सुप्रभात, स्वागत है। पहले तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो शुक्रवार वाला बधाई स्वीकार करें सर, बड़ा तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया है, आपके टारगेट हासिल भी हो गए। आज बताएं सर, लॉन्ग टर्म पिक क्या चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रवार को जो आज शुगर सेक्टर सबके रडार पे है, जहां से कई सारे स्टॉक्स आज आए हैं, और कुणाल जी को भी धन्यवाद देना, उन्होंने आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग रेकमेंड किया। तो मेरे रडार पे फ्राइडे को आ गए थे। मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग 288 के लेवल पे फ्राइडे को एज माई शॉर्ट टर्म पिक रेकमेंड किया था। 305 का टारगेट था, वो अचीव भी हो गया है। तो अनिल जी आज पूरा शुगर सेक्टर फोकस में है। जो मेरी अनिल जी आज की लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है कैरिसिल। ये पहले एक्रिसिल के नाम से जानी जाती थी कंपनी, अभी हाल ही में नाम चेंज किया बिकॉज इनका ब्रांड का नाम है कैरिसिल। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वार्ट्ज किचन सिंक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का एक जर्मनी की कंपनी है शॉक एंड कंपनी, उनके साथ टेक्निकल टाइप भी है। और क्वार्ट्ज किचन सिंक के अलावा कई सारे और किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुक टॉप्स है, अवंस है, डिश वॉशर है, ये सब ये बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में आइकिया के साथ भी टाई अप किया है, जहां पे इनके प्रोडक्ट्स अब आइकिया में भी अवेलेबल है, आइकिया के स्टोर्स में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 19-20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की 44% हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है। FIS भी बुलिश है, 6.6% स्टेक ओन करते हैं। और एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी का, वो भी इसमें 6.15% स्टेक ओन करता है। स्टॉक अपने हाइज जो कि 930 रुपए के हाइज थे, ईयरली हाइज, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए आने वाले 9 से 12 महीने में 600 रुपए के टारगेट के लिए। सेठी साहब, आप वो आजकल एमिटी नहीं बोलते, आजकल एबेकस ज्यादा हो गया एमिटी की जगह, ऐसा? MIT सॉरी MIT, इज इट राइट? सुनिए, स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, हाँ। उसमें देखते हैं तब आता है। वो उल्टा है कि मैं ऐसे नहीं कि जो एबेकस ने इन्वेस्ट किया हुआ वही स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और उसमें ये मिल जाते हैं तो और सोने पे सुहागा है। ओके। अच्छे इन्वेस्टर जिनकी फॉलोइंग भी अच्छी है और अच्छे रिटर्न्स दिए वो मिल जाते हैं, तो अच्छा हो सकता है आज दोपहर को कहीं MIT वाला स्टॉक आ जाए। तो अब तो आप ढूंढ के लाओगे ना, हमने बोल दिया था। अब तो आएगा तो भी हम बोलेंगे आप जानबूझ के लाए। हम पहले से आरोप लगा रहे हैं, देख लीजिए। अब आप तो समझ के लाना 2:30 बजे। आइए राजेश वालिया साहब से लेंगे उनकी लॉन्ग टर्म पिक, लेकिन उससे पहले बग्गा साहब से एक राय लेनी चाहिए, और वो लेनी है राय इस बार बग्गा साहब वो चाइना को लेकर। चाइना में फिर से कोविड वाले आंकड़े बढ़ रहे हैं। वो कितना मिलियन, कितनी 1 मिलियन केसेस, 10 लाख केसेस का अनुमान लगा रहे हैं। 10 लाख केसेस बोल रहे, डेथ रेट बहुत ज्यादा होगी। ये क्या वापस से रिस्क कुछ बढ़ सकती है ग्लोबल मार्केट्स के लिए चाइना की वजह से सर? देखिए अनिल जी, रिस्क तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, और रीओपनिंग ट्रेड थी चाइना की, अक्टूबर से वो चल रही थी। बड़ी तेजी से चाइनीज मार्केट दौड़े थे और नया निवेश चाइना में आ रहा था। दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई। एक था कि इन्होंने स्टिमुलस का लेवल और बढ़ाया, स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए बैंक्स के ऊपर लीन किया है गवर्नमेंट ने, कि बैंक्स फिर से लोन्स दें प्रॉपर्टी सेक्टर को। ये बहुत पॉजिटिव था। दूसरा, पिछले हफ्ते जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कमेटी है उसकी बैठक हुई, जहां पे उन्होंने कहा कि अगले साल हमारा फोकस इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त रहेगा और हम लिक्विडिटी को बनाए रखेंगे। चाहे इन्होंने फिस्कल जो डेफिसिट था उसकी कटौती का जरूर ऐलान किया, बट मार्केट ने इसको पॉजिटिवली देखा। जो भी सरकार से बयानबाजी आ रही है उसके सामने क्या प्रॉब्लम है कि इनका वैक्सीनेशन का जो डेप्थ है वो इतना नहीं था, और अब जीरो कोविड से जब इन्होंने रीओपनिंग शुरू कर दी है तो देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अब उसको हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, टेस्टिंग बंद कर दी है, और दूसरा कहा है कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे नंबर्स। तो 2 हफ्ते से कोई नंबर की रिपोर्टिंग नहीं है। उसमें जो भी एस्टिमेट कोई भी दे दे मॉडल बेस्ड, वही मार्केट को दे रहा है डायरेक्शन, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। इससे अच्छा है कि अगर ये टेस्टिंग करके बताएं कि क्या नंबर्स हैं, क्या
असली के नंबर्स हैं। जैसे बहुत हेडलाइंस आ रहे हैं कि चाइना में मौतें बढ़ रही हैं, बट अगर उसको आप स्टडी करें थोड़ा, मैं चाइना मीडिया में जाके ट्रांसलेशंस देख रहा था, वो 30 लोगों का क्रिमेशन हुआ एक दिन बीजिंग में, तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं मौतें और इन्फेक्शंस, और ये सप्रेस किया जा रहा है। तो ये बहुत हानिकारक होता है। उससे अच्छा है अगर ये असली के नंबर्स पेश करें तो दिखेगा कि ठीक है, ये यूके में भी नंबर है, अमेरिका में भी 50,000 तक है, 41,000 लोग हॉस्पिटल में है अमेरिका में। फ्लू का सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो काफी इस तरह के केसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके कारण इकोनॉमीज ठप हो जाएंगी। तो अभी मार्केट उसके जंजाल में फंस गया है कि ये कितना खराब रहेगा। रही बात है 1 मिलियन डेथ के मॉडल्स की, ऐसे बहुत मॉडल निकल के आए थे जब ये शुरू भी हुआ था। भारत की लिए भी लोगों ने, स्पेशली यूके की यूनिवर्सिटीज ने काफी ने इस तरह के मॉडल निकाले थे। तो ये लगता तो नहीं अनिल जी कि इस तरह का इतना फैलाव होगा, बट अब देखने की बात है, और बेटर रहेगा अगर इंफॉर्मेशन निकल के आए तो मच बेटर हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए चाइना की तरफ से डेटा कितने रिलायबल हैं वो देखना होगा। बग्गा साहब जाके देखेंगे चाइनीज मीडिया में। बग्गा साहब वो भी कितनी सकता मेहनत करते हैं सर, पहले चाइनीज में देखेंगे, अच्छा फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। ए भगवान, हम तो ऐसा होता है हम तो छोड़ ही देते हैं, अरे जाने तो अपने क्या लेन देना है। तो मतलब सर आपको वो तो जो खबर होगी चाइनीज में लिखी होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसी वाली खबर को ट्रांसलेट करना है? मेरा सवाल ये है मासूम साहब। उससे क्या होता है अनिल जी, उसमें आप देखते हैं कि क्रेमेटोरियम्स के ऊपर उससे स्टार्ट करके अच्छा स्टार्टिंग डाउनवर्ड्स, और उसमें जो भी फिर सर्च में आता है यू एक्सपैंड द सर्च टू अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, फिर वो ट्रायल एंड हिट है, हिट एंड ट्रायल जैसे हो जाता है, उसको फिर गूगल ट्रांसलेट में डाल के पता लग जाता है अनिल जी। तो मेहनत का काम है, सीधी नहीं होता है, क्योंकि चाइनीज नहीं पढ़ पाता हूं मैं सर, इसलिए तो हमने आउटसोर्स किया हुआ है। मेहनत का काम है, तो हमारे साथ बग्गा साहब है ना, टेंशन क्या है, हमारा काम आसान हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए हमेशा जब भी ग्लोबल मार्केट में कुछ भी ऐसा हो मामला, बग्गा साहब हमेशा तैयार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और पूरा ग्लोबल मार्केट का आउटलुक बताने के लिए। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे, तब तक लॉन्ग टर्म पिक बताने को तैयार हैं राजेश पालविया साहब, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट एक साल से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। मंथली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का अब यहाँ पे रिवर्सल बनते हुए दिखा है, एक ब्रेकआउट यहाँ पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अपने सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, डेली सेटअप पे देखें तो पिछले 2-3 सेशन 4 सेशन में देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखी। तो एक साल भर के करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ पे बेस बन के अब स्टॉक एक रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब 250 से लेके 265 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करंट लेवल से करीब 175 के आसपास। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी होगी लॉन्ग टर्म पिक। ओके, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ये है वो स्टॉक जहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। 175 का लगाए स्टॉप लॉस और टारगेट 250 और 265 के। बिल्कुल, यहाँ पर रखते हैं नजर। आइए जय ठक्कर से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। जय बताइए। देख 10 की कमाई में मेरा स्टॉक वही है जो सिमी जी ने दिया। इनफैक्ट वो आगे निकल गए फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में, पर महिंद्रा सीआई ये पहले दीप मैंने रिकमेंड किया है काफी समय, 10 की कमाई में भी किया है, एसपीएल मिड कैप में भी किया है और अच्छा मूव हमें देखने मिला है। दीप यही है कि जो एंटीसिपेट आप करते हो अगर वो मूव आता है और फर्दर आपको अगर ब्रेकआउट दिखता है तो वहां पर फिर से आपको रिकमेंड करना चाहिए तो लेना चाहिए। एंड महिंद्रा सीआई में जो हिसाब से दीप उसके 2015 के हाईज निकले, आई मीन दैट क्लियरली कंफर्म्स कि इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है। आई मीन मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अप ही था, बट इसके साथ कंफर्म हो चुका है बिकॉज क्वार्टरली ईयरली चार्ट्स पर आपको 313-14 के लेवल्स जो हिसाब से निकले हैं, मोर इम्पोर्टेंटली उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। सो वही स्टॉप लॉस होना चाहिए, 310 का आप स्टॉप लॉस लगाए।
महिंद्रा CIE पे दी। यहाँ पे पहला टारगेट बनता है 394 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 437। सो 394 437 ये दोनों टारगेट्स अभी भी कंजर्वेटिव है, मैं दीप कहूंगा। जो हिसाब से इसका ब्रेकआउट है, जो हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर के भी टारगेट्स आएंगे, बट देन जैसे ही ये लेवल्स आते हैं मैं डेफिनेटली इसको रिवाइज भी करूंगा। एज ऑफ नाउ ये टारगेट्स के लिए इसको खरीदे जा सकते हैं। ओके, ये है राय आपके लिए खरीदारी करने की आती हुई महिंद्रा CIE। दोनों ही सिमी जी को और जय को भी पसंद है, और जय ने बोला भाई सिमी जी ज्यादा फास्ट आगे निकल गई। नहीं तो सिमी जी से आगे निकलने की सोचते ही कौन है? वही मैं बोल रहा हूँ ना। कुणाल जी, किसी को ऐसा विचार भी लाने चाहिए मन में, जरा बताइए। जय को आप एडवाइस करें पर्सनली, 1-on-1 बेसिस, सबके सामने। जी नहीं मैं बता रहा हूँ आगे दे अरे बता के आपके बताते क्या होता है, जो कुणाल बोलेंगे वो फाइनल है। जी कुणाल जी। हाँ अनिल जी देखिए, दिस इज स्टेटिंग द ऑब्वियस अनिल जी, ये तो जय को समझ ही जाना चाहिए अनिल जी। इस सिमी जी से प्रतिस्पर्धा करना अनिल जी बिल्कुल ही फोड़ता है अनिल जी, बिल्कुल प्रयास ही नहीं करना चाहिए। ओके जी जय, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम आपको एक मौका देना चाहते हैं बोलने का। मैं तो केवल कह रहा था जी, तो अगली बार ऐसा कहिएगा। सिमी जी दे चुकी है, उनके पीछे पीछे मैं भी देना चाहता हूँ। ओके बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो आते हुए 10 की कमाई में। SBI मिड कैप स्टॉक्स में आपके लिए कुछ और बढ़िया पिक्स भी आने की तैयारी में, और पोजिशनल और शॉर्ट टर्म पिक्स भी आएगी। उससे पहले आइए वक्त है मार्केट आउटलुक 2023 का। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के दिग्गज फंड मैनेजर्स में से एक, UTI म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी साहब से, जो कि पिछले 22 सालों से लगातार जबरदस्त और बहुत ही स्टेबल और मजबूत इनिंग UTI म्यूचुअल फंड के साथ खेल रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी है जो कुछ भी फंड्स UTI म्यूचुअल फंड के पास हैं इक्विटी से रिलेटेड, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे बाहर के हो, उन्हें मैनेज करने का जिम्मा आपके पास है। अजय त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको UTI म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और आपके लाखों निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नए साल की 2023 बहुत ही बेहतरीन समृद्धि वाला साल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को भी 2023 की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब शुभकामनाओं के साथ साथ बता दीजिए फिर ये कि 2023 अच्छा रहेगा बस। जी देखिए, मार्केट के अंदर सबकी उम्मीद यही रहती है कि आने वाला साल और आने वाले कई साल हमारे लिए लाभदायक हो। बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपके प्रश्न को 2 भागों में बांटूं, जहां तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सवाल है, इसमें तो कहीं पे भी किसी को भी कोई संदेह नहीं है। बहुत मजबूती और तेजी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कमान बहुत मजबूत हाथों में भी है। जहां तक मैं बाजारों की बात करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो हमारी वैल्यूएशन के स्तर हैं वो एवरेज से अभी भी 15 से 20% ऊपर है। उसी को लेके मेरे मन में थोड़ा शायद संकोच है कि 2023 हो सकता है एक कंसोलिडेशन का साल हो, जिसके अंदर हम एक सीमित दायरे के अंदर ही रहें वैल्यूएशन के चलते हुए। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन ये सब कंट्रोल में ही मुझे लगता है आने की उम्मीद है। तो बिल्कुल, तो हमारे यहाँ लेकर तो कोई समस्या है नहीं, ये बात ठीक है कि हमारी इकोनॉमी ठीक है। ग्लोबल समस्या है तो कितनी बड़ी सर, और हमारे लिए कितना असर, ये जरा समझाएं 2023। आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर मैं पहले दे देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ बहुत खासी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि बाकी कुछ एक इमर्जिंग मार्केट्स हैं, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं एक्सपोर्ट लिंक्ड काफी रहती हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारे एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ हमारी ओवरऑल जीडीपी एक बहुत ही सीमित तो उसके चलते बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना एस्टिमेट्स और प्रोजेक्शंस डाले हैं कि हो सकता है कि 0.5% से लेके 1% तक हमारी ओवरऑल जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर विश्व जो है एक रिसेशन की तरफ बढ़ता है। यूएस और यूरोप दोनों रिसेशन की तरफ बढ़ते हैं।
आपके प्रश्न का जो पहला भाग था कि वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्थाएं कमजोर है, मजबूत है, तो आई थिंक जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं उनका इम्पैक्ट भले ही अभी ना दिख रहा हो, बट ये इंटरेस्ट रेट्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो है आने वाले 3 से 6 महीनों में जरूर दिखाई देगा। इकोनॉमीज जो हैं वो कमजोर होंगी। यूएस कहना मुश्किल है कि रिसेशन अवॉइड कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना कहना जरूर इतना मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि ग्रोथ रेट्स बहुत तेजी से नीचे आएंगी यूएस में। तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा मैं कहता हूं वीकनेस रह सकती है, बट मेरा ये मानना है कि मार्केट स्टार्ट टू मूव मच बिफोर इकोनॉमी स्टार्ट टू मूव। तो अगर हमारे निवेशक ये सोचते रहेंगे, देखिए अभी तो यूएस में रिसेशन आएगा, आने के बाद कई तिमाही तक रहेगा, उसके बाद ही बाजार मजबूत होंगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। बाजार जो है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, हमेशा वो आगे का सोचते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स के चलते कमजोरी आएगी इकोनॉमीज में, इसीलिए बाजार पिछले 12 महीनों में गिरे हैं वैश्विक स्तर पे, और वो ये इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे कि रिसेशन कब आए और रिसेशन कब खत्म हो, इससे बाद ही ऊपर की तरफ बढ़त हम चालू करें। तो कहीं ना कहीं बॉटम विल बी फॉर्म्ड मच बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू मूव अप, और मेरा ये मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के अंदर इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्लेशन को देखते हुए फेड इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना भी शुरू करेगा। दैट इवेंट विल बी अ पॉजिटिव इवेंट फॉर द मार्केट। भले ही अर्थव्यवस्था कमजोर रहे, भले ही रिसेशन में रहे, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स का पीक होना और कहीं ना कहीं एक ऐसे कुछ इंडिकेशन होना कि आप इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे, वो अपने आप में इक्विटी बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। परफेक्ट है। तो ब्याज दरें घटनी शुरू होगी, उससे पहले ही बाजार ऊपर मजबूत हो जाएंगे। हमारे बाजार तो वैसे भी अच्छे हैं ही, ग्लोबल मार्केट का भी तनाव कम हो जाएगा। तो त्यागी साहब भरोसा दे रहे हैं अगले साल के लिए। ऐसे में सर ये बताएं, बुलिश कहां रहना है, कहां अच्छे मौके मिलेंगे पैसा लगाने के? देखिए, मूल रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन फेसिंग क्षेत्र हैं, वहां पे हमें लगता है मजबूती बनी रहनी चाहिए, ना केवल 2023 के लिए बट आने वाले कई सालों के लिए। जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वहां कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कमजोरी आने वाले 1-2 सालों में रहेगी। तो बुलिश क्षेत्र में हमारे बैंक्स हो गए, जिसके अंदर मैं खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा बुलिश हूँ। कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र हो गए। हेल्थ केयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि बहुत अवसर है विकास के आने वाले सालों में। वैल्यूएशन भी यहाँ पे अच्छी खासी अट्रैक्टिव है और फेवरेबल है। केवल एक क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वो है आईटी। उस पे हमारा एक सकारात्मक व्यू है, क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने नोटिस किया है कि हालांकि ये डिपेंडेंट रहता है यूएस और यूरोप के देशों पे, लेकिन इसके अंदर सिक्लिकलिटी ऑफ अर्निंग्स काफी कम रहती है। तो अर्निंग्स हमेशा एक तरह से आप कह सकते हैं मजबूत बनी रहती हैं। भले ही ग्रोथ आने वाले 12 महीनों में ज्यादा अच्छी ना रहे, लेकिन ये उतना सिक्लिकल नहीं है जैसे कि कमोडिटी क्षेत्र के अंदर देखा गया है सिक्लिकलिटी। जहां तक बेरिश की बात है, जैसा मैंने कहा, कमोडिटी क्षेत्र, एनर्जी क्षेत्र, जहां पे भी ग्लोबल लिंकेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक्शन मजबूती वाला जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, कोई आपने रिसेंटली पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं? किस तरह के थीम्स आपको पसंद आ रहे हैं, कहां आप कम करें, सर जरा समझाएं। अंजन जी, बहुत ज्यादा उठापटक तो पोर्टफोलियो में हमने नहीं करी है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं कि हर निवेशक के सामने ऐसी कुछ कंपनियां रहती हैं जिनका वो चयन पिछले 3, 5, 10 साल से कर रहे हैं, और उसके बारे में उन कंपनियों के बारे में निवेशकों की अच्छी खासी पकड़ होती है। जब आप ऐसी कंपनीज को बाजार के अंदर 10, 20, 30% गिरा हुआ देखते हैं, मैं क्या समझता हूं सबसे ज्यादा एक लॉजिकल कदम होता है इन्हीं कंपनियों के अंदर एक्सपोजर बढ़ाना। और हमने भी पिछले 12 महीने में यही किया है। बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो बाजार के अंदर बहुत गिरी हैं, क्योंकि हालांकि हमारा बाजार एक बहुत सीमित दायरे में रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में जो पिछले 12-15 महीने से चल रही है, कुछ क्षेत्रों ने अच्छा किया है और कुछ क्षेत्रों की अच्छी खासी पिटाई भी हुई है। अगर आप ऐसी कुछ कंपनियां जो इन क्षेत्रों में हैं जिनके अंदर कमजोरी देखी गई है, उसके ऊपर आप पॉजिटिव हैं लॉन्ग टर्म में, तो मैं समझता हूं सबसे लॉजिकल स्टेप यही है कि इस कमजोरी का फायदा उठाइए और इन कंपनीज के अंदर निवेश कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है।
तो ज्यादा बदलाव किए बगैर, और सबसे बढ़िया बात तो यह कि ज्यादा बदलाव और ज्यादा इतना दिमाग लगाए बगैर अच्छा है आप मजबूत और लंबी अच्छी परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड जैसा कि यूटीआई म्यूचुअल फंड है, त्यागी साहब है, उनको पैसा मैनेज करने के लिए दे, ज्यादा बेहतर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को 2023 के लिए मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अजय त्यागी साहब यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ बताते हुए बाजारों पर अपना रुझान। छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के पार उस पार इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हिमांशु जी, कुणाल जी, जय ठक्कर तीनों की है 10 की कमाई की पिक। नहीं, जय ठक्कर की तो होगी, सेम टू सेम है ना सिमी जी वाली, इसलिए मेरे को लगा नहीं हुई। ठीक है, तो दोनों की 10 की कमाई की पिक है और पोजिशनल पिक्स के लिए भी तैयार है हमारे दोनों एक्सपर्ट, फेरी साहब भी, पाले साहब। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। सेठी साहब, पालिया साहब दोनों है तैयार। अब पालिया साहब बताएंगे उनकी पसंद की पोजिशनल पिक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बाद। फरमाएं सर। सो पोजिशनल पिक रहेगी अनिल जी रामाकृष्णा फोर्जिंग, आरके फोर्जिंग। ये स्टॉक में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अभी ये जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है अक्टूबर 2021 के जो हाई बने थे उसको अभी ये क्रॉस करके स्टॉक उसके ऊपर वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली सेटअप पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी एक से 1.5 साल का एक जो डाउनफॉल था उसको पूरा रिकवर करके स्टॉक अब नए हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आरके फोर्जिंग पे बाय करने की सलाह, पोजिशनल बेसिस पे अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 340 350 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 235 के आसपास। तो आरके फोर्जिंग होगा पोजिशनल पिक। 235 के स्टॉप लॉस के साथ 340 350 के बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी आरके फोर्जिंग। अभी पिछले हफ्ते जेम्स साहब भी देखे गए थे, जेम्स में उनके तो टारगेट छोटे थे 280 290 के। जी, जेम्स साहब को आपकी कल याद दिलाना आएंगे तो। हाँ, जेम्स में छोटे टारगेट सर पालिया जी ने बड़े बड़े दे दिए उनसे। जेम्स में तो बड़े आने चाहिए। वैसे तो खैर उनके देने के बाद 20-25 रुपए ऊपर भी है। 244 पे दिए थे, 244 के 244 से 260 पैसे तक की यात्रा करता हुआ आरके फोर्जिंग। ये है जैन साहब की पसंद का स्टॉक आपके लिए। आइए, सॉरी पालिया साहब की पसंद का शेयर, जैन साहब की तो है ही है, पालिया साहब का भी, हाँ, दोनों की पसंद का शेयर। आइए सेठी साहब, केरिसिल जो पहले किसी जमाने में एक्रिसिल होता था, लेटर एसी से सीए कर दिया। ये है लॉन्ग टर्म पिक। बताएं सर पोजिशनल पिक आपकी। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजीशन पिक है स्टॉक का नाम है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, जो 750 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी एग्री फोकस्ड कंपनी है जो कि मेनली क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वगैरह। जबरदस्त पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 60,000 रिटेलर्स है। फिर कंपनी का जापान की कंपनी है निशान केमिकल्स, उनके साथ एक जेबी है, और यूएस की एक कंपनी है एमवेक नाम की, उनके साथ टेक्निकल टाई अप है। बाकी हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वर्ल्ड वाइड जो एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, फिर ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स है, इन सब की एक वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है, तो उसका फायदा देखने को मिल रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स विच कोट एट 50 to 60 टाइम्स। तो ये स्टॉक वैसे भी सस्ता है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 72% हिस्सेदारी है। FIS DIS भी अराउंड 14% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एक और नाम जो मुझे काफी पसंद आता है HDFC का नाम है इसमें। HDFC है, फिडेलिटी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। पोजिशनल टारगेट है 800 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 730 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स, यहां पर खरीदारी करने की राय 800 रुपए तक के टारगेट के लिए। शॉर्ट टर्म पिक भी देंगे सेठी साहब और पालिया साहब और कुणाल जी, हिमांशु जी आपको देने वाले हैं 10 की कमाई का बेहतरीन शेयर भी। उससे पहले आइए वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। नए साल के आउटलुक के लिए करेंगे हम मुलाकात CCL प्रोडक्ट से। CCL प्रोडक्ट्स 1994 में बनी ये कंपनी इंस्टेंट कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री के कारोबार में है, और कंपनी के पास 4 फैक्ट्रीज हैं और 90 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। आज हम मुलाकात करेंगे कंपनी के CEO प्रवीण जयपुरियार साहब से, जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स में इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है। KJ सोमैया से आपने MBA किया है,
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया एफएमसीजी सेक्टर का, जिसमें आप हैं, आपकी कंपनी है, यहाँ 25 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। प्रवीण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले कॉफी की डिमांड और प्राइस आउटलुक हम जानना चाहते हैं 2023 के लिए कैसे दिख रही है सर? अनिल जी, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जहां तक कॉफी की डिमांड है वो तो रोबस्ट दिख रही है। कॉफी अगर आप देखेंगे, हमारा जो बिजनेस है या कॉफी की जो कंजम्पशन है वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है और वहां पे ये एक तरह की नेसेसिटी है। लोग कॉफी पीते रहते हैं इन स्पाइट ऑफ स्लो डाउन या रिसेशनरी ट्रेंड में भी हमने देखा है कि कॉफी की डिमांड जो है वो कम नहीं होती। तो कॉफी की डिमांड जो है वो बरकरार है। हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उससे हमें कॉम्पिटिटिवनेस मिल रहा है और उसके कारण हमारे भी ऑर्डर बुक काफी जो है वो सशक्त लग रहे हैं अगले साल के लिए। तो डिमांड में तो हम काफी जो है मजबूती देख रहे हैं आगे चल के। और जहां तक प्राइसेस की बात है तो प्राइसेस जो है वो थोड़े से सॉफन अप हुए हैं, करीबन 10 से 15% के जो 2200-2300 लेवल पे चले गया था, $2200-2300 प्रति क्विंटल या प्रति मेट्रिक टन। वहां से अभी 1800-1900 के आसपास ये ट्रेड हो रहे हैं कॉफी के प्राइसेस। बट अभी ये कहना मुश्किल है कि ये ट्रेंड कितने दिन तक होल्ड करता है या डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है नहीं हुआ है। ये काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगले महीने जो है वो वियतनाम के क्रॉप आएंगे और फिर अगली साल जो है वो करीबन अगस्त में ब्राजील की क्रॉप आएगी, जो जनरली डिसाइड करती है कि कॉफी के प्राइसेस कहाँ पे जाके सेटल करेंगे। तो ये सब हमें भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये प्राइसेस जो है कहाँ पे सेटल होती हैं। हालांकि 10 से 15% का अभी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड हमने देखा है ऑल टाइम हाई से। ओके, तो कॉफी का डिमांड मजबूत है और जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जहां एक्सपोर्ट होता है वहां पर भी, जहां 50% से ज्यादा रेवेन्यू सर का वहां से आता है, वहां भी डिमांड में कहीं किसी तरह की कमी है नहीं सर। वो तो बात सही है कि भले ये रेसेशन हो कुछ भी हो, लोग कॉफी भी ना तो छोड़ेंगे नहीं। करेक्ट सर? करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब कुछ बातें आपकी कंपनी को लेकर की जाए। दिसंबर में आपने अभी आपका दिसंबर के पिछले हफ्ते आपका जो सर्कुलर आया है आपके डीमर्जर को लेकर, तो जरा सर एक बार अपडेट दें डीमर्जर को लेकर, अभी तक कहां तक बात पहुंची है, कब तक आप कंप्लीट करने वाले हैं, क्या सिचुएशन है सर? तो डीमर्जर का आपको जैसे कॉन्टेक्स्ट बताऊं, आप जानते हैं कि सीसीएल प्रोडक्ट जो है वो हम इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं और हमारा ज्यादातर जो बिजनेस है वो B2B है। हम एक्सपोर्ट्स करते हैं टू अदर कॉफी ओनर्स और अदर ब्रांड ओनर्स, उनको हम कॉफी देते हैं। 5 साल पहले हमने ये तय किया था कि हम अपने भी ब्रांड लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में और इस लॉन्च के लिए हमने एक सेपरेट सब्सिडरी बनाई थी CCPL के नाम से, जो जिसका कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती ब्रांड जो थी वो पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती थी और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक अलग सब्सिडरी बना के वहां से हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। पिछले 4-5 सालों में हमें काफी अच्छी सक्सेस देखने को मिली है। हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ टच हो गया, जिसमें से कि 65-70% प्योर ब्रांडेड बिजनेस है। तो जब ये हमें ये हो गया और अब हमें ये जरूरत है कि हम इसके अंदर और इसको पुश करें, इसके अंदर और रिसोर्सेज लगाएं, एनर्जी लगाएं। तो हमने ये तय किया कि हम ये जो बिजनेस है, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप था और जो ब्रांड्स हैं हमारे सारे, वो सारे हम एक जगह पेरेंट कंपनी में कंसोलिडेट करें। इससे क्या होगा, हमें ऑपरेटिंग लीवरेजेस मिलेंगी, एफिशिएंसीज पे हम ज्यादा काम कर पाएंगे। और साथ ही आपको हमने पिछली बार ही बताया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्रैब एंड गो आउटलेट, जो कॉफी कियोस्क खोलने के हमने हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन पे खोले थे और वहां भी हमें अच्छे मतलब वो जो मॉडल है हमारा वो हमें दिखता है काम करता हुआ। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो सब्सिडरी है वो सिर्फ फोकस करे रिटेल पे और जो सारे ब्रांड्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाएं वो पेरेंट कंपनी में, ताकि वहां पे हमें ब्रांड पुश को हमें एडवांटेज मिले। हम और भी कैटेगरीज में एंटर किए हैं। पिछली बार आपको बताया था कि हम प्लांट बेस्ड मीट में भी हमने एंट्री ली है। तो इससे क्या होगा कि सारे जो ब्रांड्स हैं और उनकी जो मार्केटिंग है, सेल्स है, वो पेरेंट कंपनी के पास रहेगी। इससे हमें काफी जो है फायदा मिलेगा। तो ये इस वजह से डिमर्जर किया था। अभी हमें लगता है 4-5 महीने लगेंगे, पूरा प्रोसेस होता है ये कंप्लीट करने में। NCLT वगैरह के थ्रू ये सारा प्रोसेस है। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है क्योंकि पूरी 100% ओन सब्सिडरी थी कंपनी की, बट ऑल सेड एंड डन पेपर वर्क वगैरह करते करते ये 3-4 महीने का समय लगेगा हमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो 3 से 4 महीनों में डिमर्जर का प्रोसेस पूरा होगा। लेकिन साथ ही आपने एक नए बिजनेस की शुरुआत की थी सर, फ्रोजन फूड्स को लेकर, फ्रोजन फूड
बड़ा प्रोमिसिंग बिजनेस है सर, जरा बताएं वहां किस तरह की प्रोग्रेस है, कितना रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है सर? तो अभी अनिल जी रेवेन्यू तो बहुत अभी कम है। हमने 3 सिटीज से शुरुआत की थी, चंडीगढ़, हैदराबाद और पुणे से। अब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम इसको बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ये और 4 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। रेवेन्यूज अभी काफी कम है, इतने कम है कि मैंने ये कंपनी के पेरेंट कंपनी के टॉप लाइन को ज्यादा नहीं ऐड कर रहे, बट हमारा मकसद ये था कि बहुत नई कैटेगरी है, इसमें हम एंटर करें और लॉन्ग टर्म में देखें ये कैटेगरी कैसी चलती है। अगर इसमें हमें जैसे जैसे कैटेगरी ग्रो करेगी उस हिसाब से अभी हम ग्रो करेंगे। अभी हमारा काम है कि हम कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं, उनको बताएं कि ये कैसे एक हेल्दी ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, और आप बिना नॉनवेज खाए भी आप उस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तो ये एक काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम अभी काफी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये करें, अभी टॉप लाइन पे इतनी फोकस नहीं कर रहे क्योंकि कैटेगरी को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और इसको लॉन्ग टर्म हम इस पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये आपके लिए आगे का पूरा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर, हमें समय देने के लिए और 2023 के आउटलुक और कंपनी की योजनाओं पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। सीसीएल प्रोडक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट से हमने करवाई आपको मुलाकात। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। पालवे साहब बताइए, आरके फोर्जिंग के बाद आपकी शॉर्ट टर्म पिक। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी प्रीकॉल लिमिटेड। प्रीकॉल लिमिटेड में देखें तो एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी थी। अक्टूबर में हाई बने थे करीब 208 के आसपास। 2 महीने के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक ने वो अक्टूबर के हाई को वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। तो हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे वापस प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं नियर टर्म चार्ट पे, प्रीकॉल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म पिक में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 260 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 188 के आसपास। ओके, तो ये है प्रीकॉल आपके लिए खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। सेठी साहब बताएंगे आपको शॉर्ट टर्म पिक, उससे पहले जल्दी से 10 की कमाई का शेयर कुणाल जी बताने को तैयार है। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मैंने आज चुना है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है 10 की कमाई का पिक और इसको पहले भी नीचे के लेवल्स पर भी हमने रेकमेंड किया है। इस चार्ट पर अनिल जी एक विशेष पैटर्न बन रहा है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न बनने में थोड़ा नहीं बहुत समय स्टॉक ने लगाया है। तो आमतौर पर जितना समय पैटर्न के बनने में लगता है उतना ज्यादा मजबूत पैटर्न हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है अनिल जी कि स्टॉक आपको 700 के लेवल्स दिखाएगा। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करें। डाउनसाइड बहुत सीमित दिखाई पड़ता है और अपसाइड काफी बड़ा। 700 के टारगेट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी कराएं। ओहो, 700 रुपए तक के टारगेट के लिए पीएनबी हाउसिंग में करें खरीदारी। एक कुछ अच्छा सा फॉर्मेशन दिखा है राउंडिंग बॉटम का कुणाल जी को। आइए हिमांशु जी, आप भी बताइए आपकी 10 की कमाई का शेयर। जी अनिल जी एक शुगर स्टॉक सुबह आज पिक ऑफ द वीक दिया था जिसने हफ्ते का काम घंटों में ही कर दिया। पॉनी शुगर 15-16% ऊपर है, टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। एक और शुगर स्टॉक जो मुझे लगता है कि बड़ी तेजी के लिए तैयार है, जिसको पोजिशनली खरीदारी की सलाह रहेगी, वो है कोठारी शुगर। 50 रुपए के आसपास के अनिल जी करंट लेवल्स हैं। स्टॉक हालांकि 10% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पोटेंशियल अभी भी काफी ज्यादा है। 2021 के बाद 3 बार स्टॉक 50 रुपए पर आके अटकता हुआ नजर आया है, लेकिन अब जो चार्ट सेटअप है वो वही बताता है कि स्टॉक यहां से ब्रेकआउट दिखाने की तैयारी में है। 65 और 75 रुपए के 2 बड़े टारगेट्स के लिए कोठारी शुगर पोजिशनली 10 की कमाई के लिए खरीदारी करें। 46 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय कोठारी शुगर में। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई जैन साहब धन्यवाद देंगे, बहुत पहले का दिया हुआ जैन साहब के सब टारगेट आ गए, तो अभी तो देने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सेठी साहब है तैयार अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है। जे कुमार इंफ्रा, JKIL के नाम से ट्रेड करता है। 285 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है, रोड्स है, फ्लाईओवर्स है, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है और सिविल कंस्ट्रक्शन है और इवन मेट्रो रेलवेज। मुंबई में जो मेट्रो का काम चल रहा है उसमें भी बहुत सारा सब्सटेंशियल काम जे कुमार इंफ्रा कर रही है। फिर नवी मुंबई, पुणे, फिर हाल ही में नागपुर में भी हमने देखा मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा है नई मेट्रो प्रोजेक्ट का। तो ये कंपनी एक बहुत ही दमदार कंपनी है इस स्पेस से। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही अच्छी थी,
67 करोड़ का पैट था, जो पिछले सितंबर तिमाही में 41 करोड़ का पैट था। अच्छी FIS की हिस्सेदारी है 22.7%, और इसमें कोइंसिडेंटली वापिस से एबेकस तो है ही है, HDFC दोनों ही पसंदीदा शेयर होल्डर्स आ गए। HDFC 8.87%, एबेकस 2.65%, बाकी मुकुल अग्रवाल जी भी है, डोली खन्ना भी है। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बुलिश हूं, इस पे खरीदारी करने की सलाह है। 305 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो ये है आपके लिए जे कुमार इंफ्रा, इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। 18,350 दिन के हाई पॉइंट के आसपास निफ्टी देख लीजिए, आया 50 मिनट ऊपर। बैंक निफ्टी भी आप देखिए, जो लेवल से आप कह रहे थे कि आ रही है रिकवरी, 43,175 था, वहां से बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी आपके लिए करीबन 50 पॉइंट ऊपर, 60 पॉइंट ऊपर है वहां से। और वो भी तब है दीप, अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ये नहीं कि ऊपर है, अचीवमेंट दूसरा है जी। 30-40 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, अब 6 पॉइंट रह गया, अभी तो लाल में भी था। डाउ फ्यूचर्स और ऊपर चल नहीं रहे, ठंडे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजारों में थोड़ी खरीदारी होती दिखती है। ऑटो और FMCG यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, एंजॉय कीजिए, कोई तो आ ही जाता है बचाने के लिए। और बैंक निफ्टी भी जो थोड़ा कमजोर होता दिख रहा था, अब वो भी अच्छे लेवल पर सपोर्ट लेकर घूमता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली 43,100 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। 18,250 का जो लेवल था निफ्टी का, वहीं से सपोर्ट लिया। बिल्कुल सर। चलिए, तो आज के सुबह वाले शो में इतना ही। दोपहर वाले शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात, विदा लेंगे सिमी जी, मुदित जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, और SPL के हमारे दोनों खास मेहमान पालिया साहब, सेठी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह साथ देने के लिए। हम शो का समापन कर रहे हैं। सुमित जी, अब आप अपने बाल बना सकते हैं, आज वैसे भी जरूरत भी लग रही है हमें कि बाल बिखरे हैं। हाँ ठीक है, ओके। अब हम करेंगे शो का समापन। आप सभी से निवेदन है, देश के प्रति सम्मान के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।